Today we are going to analyze answer book of Rajeshwari Sube AIR 2 in UPSC 2025. This is part 6 and last part of analyzing this copy of test 7. So just 7a question, compare and contrast the contribution of Marx and Weber on social stratification in capitalist society. Here UPSC demand, there is 3 demand. First is to explain Marx view. Second is Weber's view, and third is to compare and contrast between these both. Now see line by line analysis. So in introduction, she defines social stratification. Social stratification is the layered structure that gives us the differences in opportunity. It is good because it is simple and relevant, no unnecessary history. There could be a better introduction that social stratification refers to structured inequality based on caste, status and power, because it is the वेबर डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो हम लोग वेबर को कोट भी यहाँ पे कर सकते थे. उनका स्टैंडर्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन लिख सकते थे. बट दिस इज़ गुड. इससे समझ में आता है कि उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बस एक कनेक्टिंग लाइन दिया है एक ट्रांजिशन के लिए. अब उन्होंने टेबल का कंपैरिजन टेबल बनाया है एंड ये बहुत बढ़िया है. ऐसे स्ट्रक्चर देना काफ़ी अच्छा होता है फॉर द एग्जामिनर टू सी आल्सो, और काफ़ी विजुअली अपीलिंग होता है ये. यहाँ पे आप देखते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट कितना उन्होंने पॉइंट दिया है. तो 10-10 पॉइंट दिया है. पहले भी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने 10-10 पॉइंट दिया है. तो इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. इससे समझ में आता है कि उनके पास कुछ तो स्ट्रैटेजी है कि मुझे टेबल फॉर्मेट में अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 10-10 पॉइंट हम दे सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड. ये हम लोग यहाँ से इनसे खुद अडॉप्ट कर सकते हैं. तो अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इन्होंने लिखा है. तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है मार्क्स का स्ट्रैटिफिकेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन. उसके बाद वेबर्स में इन्होंने लिखा है कि कैन बी फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एक्सेप्टेबल. Better point would be that stratification is inevitable in complex society. That Weber said directly. तो वो चीज़ लिख सकते थे. This is also good. पॉइंट 2 में उन्होंने लिखा है कि मार्क्स जो है हैव और हैव नॉट्स का कंसेप्ट उनका कीवर्ड भी है मार्क्स का. वेबर्स में उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स. उसके बाद पॉइंट 3 में उन्होंने बोला है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का बात किया है. और यहाँ पे एक्सीलेंट कीवर्ड. यहाँ पे उन्होंने काउजर प्लूरलिज्म का बात किया है. पॉइंट 4 में उन्होंने मार्क्स का 2 क्लास के बारे में बात किया है. दिस गुड. ये सब तो देना मतलब हैव नॉट्स, और फिर ये देना और ये सब देना तो मस्ट है, सबको देना ही है अपने कॉपी में. अगर ये ना दे आंसर में, अगर ये सब चीज़ ना दिखे तो वो आंसर बहुत वीक होता है. तो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. 4 क्लास मॉडल जो है ये वेरी नेसेसरी.
इन्होंने स्मॉल पिरामिड भी बनाया है, डायग्राम प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 5th पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि मार्क्स पोलराइजेशन की बात करते हैं। अपर क्लास, यहाँ पे बहुत अच्छे से पिरामिड उन्होंने बनाया है। वेबर्स के मिडिल क्लास के बारे में बताया है, एक्सीलेंट कंपैरिजन किया है। दिस इज़ गुड डायग्राम। पॉइंट 6 में ये सब हमें अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एनालाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिले, और जो जो अच्छा अच्छा चीज़ है इसमें उसे अपने कॉपी में लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो। अगर 6 पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमिक रीजन ओनली के बारे में बोला, वेबर क्लास कास्ट और स्टेटस के बारे में, पावर फैक्टर, पार्टी मेन पावर की जगह पे उन्होंने पार्टी का बात किया था, तो पार्टी यूज हो सकता था यहाँ पे। 7 नंबर में उन्होंने मार्क्स का सिंगल पर्सपेक्टिव की इकोनॉमी बेस बन जाता है, यही उन्होंने बोला। वेबर के बारे में बताते हैं कि ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और ये दोनों लाइन जो है मर्ज हो सकता था, ये दोनों लाइन मिलके एक लाइन बन सकता था, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। 8 नंबर पॉइंट में इन्होंने रिवॉल्यूशन का बात किया है, सॉरी 9 नंबर में रिवॉल्यूशन का, यहाँ पे अच्छा ये 3 पॉइंट ना ऑलमोस्ट सेम ही है, ये 6 7 8 ऑलमोस्ट सेम, ये तीनों मिला के 1 पॉइंट बन सकता था अगर बनाना चाहे तो। पर वही है, हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि छोटा छोटा तोड़ तोड़ के भी किस तरह से, अगर पॉइंट उन्होंने ये सोचा हुआ होगा कि मुझे 10 पॉइंट लिखना है, तो अगर हम एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर थोड़े एक एक करके पढ़ेगा सारा, एक एक लाइन ऐसे, तो उन्होंने सही किया एक्चुअली ये चीज़ कि उन्होंने पार्ट पार्ट में तोड़ दिया है। और अगर हम चाहे तो एक पॉइंट भी इसका बना सकते हैं, पर अगर इन्होंने और इसको ये तीनों मिला के 1 पॉइंट भी बन सकता है, 2 पॉइंट भी बन सकता है, 3 पॉइंट उन्होंने बनाया है, दैट्स गुड इन हर पार्ट। पर अगर हमारे पास और कंटेंट है तो हम इसको एक ही पॉइंट बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। पर अगर हमारे पास वही है कि हमारे पास कितना कंटेंट है, अगर वो कम रहेगा तो फिर एक ही लाइन को, एक ही चीज़ को 2-3 तरह से लिख सकते हैं, ये काफ़ी सही है। फिर नो स्ट्रैटिफिकेशन कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में यहाँ बात हुआ है, मे बी ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी, दैट्स करेक्ट। कंक्लूजन में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, दैट्स नाइस। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो यहाँ सबसे पहले तो ये जो कंपैरिजन टेबल बनाया है, दिस इज़ वेरी गुड। डायग्राम्स का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यूज किया है। उसके बाद वोकैबुलरी सॉरी यहाँ पे कीवर्ड्स एंड और बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ है। अगर मिसिंग डायमेंशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइफ चांसेस, स्टेटस ग्रुप्स, मार्केट सिचुएशन, ये सब यूज हो सकता था। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ये वाला कीवर्ड्स यूज हो सकता था। सोशल क्लोजर, तो फ्रैंक पार्किंस का सोशल क्लोजर है, वो यूज हो सकता था। अगर यहाँ पे मार्क्स और वेबर अगर अदर थिंकर देना चाहते तो फिर वो सब चीज़ यूज हो सकता था। स्टेटस ग्रुप, ये सब, मार्केट सिचुएशन यूज हो सकता था। बाकी सब तो बढ़िया है। एक्सप्लॉयटेशन, ये सब मार्क्स वाले में
यूज हो सकता था। बाकी बाकी सब सही है। 7B हम देखते हैं कि ब्रिंग आउट द काउजेज बिहाइंड ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसी इन सोसाइटी, डिस्क्राइब मेजर्स टू डील विथ इट। यहाँ पे दो डिमांड है, पहला कि काउज बताना है और दूसरा मेजर्स बताना है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने डिफाइन किया फंडामेंटलिज्म को, मेंशन किया है रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में। गुड, सही इंट्रोडक्शन है। हेडिंग में उन्होंने काउज के बारे में हेडिंग दिया है। नाउ एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स। पहला काउज उन्होंने बोला है सोशल चेंज को। सोशल चेंज फियर लाता है। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने ईरान का। गुड। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का बात किया है, लीड टू रिएक्शन। मॉडर्नाइजेशन लीड टू रिएक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने डियो बैंड का एग्जाम्पल दिया है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात किया है और यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने पंजाब मिलिटेंसी का दिया है। वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल। अभी तक का जितना हम लोग देख रहे हैं ऊपर से सारा क्वेश्चन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स उन्होंने ये वाले क्वेश्चन में दिया है। काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने कोट किया है सारे एग्जाम्पल्स को और ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत अच्छे से समझ है। जब हम कोई एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, जब हम सोसाइटी को देखते हैं और सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वो कंसेप्ट लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स अगर हम किसी चीज़ को देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी हार्ड टॉपिक या कोई भी चीज़ को हम एज अ सोसाइटल व्यू, एज अ हम लोग आसपास देख के उसको ईजिली समझ पा रहे हैं, उसको ईजी वर्ड में ला रहे हैं और वो चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो इट इज़ गुड कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कल्ट्स एंड सेक्ट्स इन इंडिया। तो एक्सीलेंट कंटेम्प्रेरी पॉइंट्स कह सकते हैं। अब उन्होंने शिफ्ट किया है मेजर्स के ऊपर। पहला मेजर्स उन्होंने रेडिकलाइजेशन के बारे में दिया है। सेकेंड उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में दिया है। यहाँ पे उन्होंने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया है। पॉइंट 3 में उन्होंने जस्टिस इक्वलिटी का बात किया। यहाँ पे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात किया। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। पॉइंट 4 में हम लोगों ने टॉलरेंस के बारे में बात किया है। कंक्लूजन में देखें तो फंडामेंटलिज्म लीड टू कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी। तो इट्स गुड। और यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जाम्पल, इंडियन एग्जाम्पल, काउजेज मेजर, डिमांड का परफेक्ट हिट। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लास्ट आते हुए भी उनका क्वालिटी डिक्रीज नहीं हुआ है आंसर में। हम लोग देखते हैं और भी कोई कॉपीज हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग का आंसर बहुत अच्छा है, लास्ट में आते आते क्वालिटी गिरने लगता है। पर यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा। अगर हम इसमें और कुछ ऐड कर सकते तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के बारे में, पॉलिटिकल मोबलाइजेशन के बारे में ऐड कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक डाल सकते थे। एंथनी गिडेन को कोट कर सकते थे क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल जहाँ भी यूज हो रहा है वहाँ पे एंथनी गिडेन को तो डालना बनता है। पीटर बर्गर को भी डाल सकते थे, अगर दिमाग में आ रहा है तो कर सकते थे ये।
और भी अगर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। और सब एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं तो आईएस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोशल मीडिया में जो रेडिकलाइजेशन होता है उसका एग्जाम्पल, श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब दे सकते हैं, बाकी सारा बढ़िया है। 7C अगर देखें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी, इज इनइक्वालिटी इनएविटेबल इन सोसाइटी, गिव योर व्यू। तो यहाँ पे 3 डिमांड है। पहला डिमांड है नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में बताओ, दूसरा सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बताओ, और तीसरा कि अपना ओपिनियन दो, योर व्यू। जब भी योर व्यू का बात होता है, गिव योर व्यू, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो हम इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को उन्होंने डिफाइन किया है, फिर टेबल उन्होंने बनाया है नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी, प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे काउज बाय नेचर, नेचुरल मतलब कि बायोलॉजिकल, यहाँ पे बायोलॉजिकल नेचुरल इनइक्वालिटी काउज बाय नेचर ऑन इंडिविजुअल। यहाँ बायोलॉजिकल कीवर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और सोशल का यहाँ पे सोसाइटी क्रिएट करता है, दैट्स गुड। फिजिकल एबिलिटी इनएबिलिटी, ज्योग्राफिकल, व्हाट इज दिस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। अगर आपको समझ में आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके ये बता दो कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर इसमें कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम के बारे में बात हुआ है, ठीक है। डिफरेंस थर्ड में ओवरकम थ्रू, कैन नॉट बी ईजिली चेंज, इसका मतलब यही हुआ, कैन बी चेंज, सोशल मोबिलिटी, दिस इज अ गुड कीवर्ड। यहाँ पे नेचुरली नोट इम्पोज, और सेम ही चीज़ यहाँ पे आर्टिफिशियली, मोस्टली इम्पोज्ड। तो जस्ट कीवर्ड अलग अलग किया जा रहा है, अगर देखें तो मीनिंग तो सेम ही है इसका बट द थिंग इज कीवर्ड्स अलग है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने हेडिंग दिया है कि इनइक्वालिटी लीड टू डिफरेंट व्यूज, फंक्शनलिस्ट व्यूज़ का बात किया है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लीड टू, इनइक्वालिटी इज़ नेसेसरी, सोशल इंटीग्रेशन ये क्रिएट करता है। मार्क्सिस्ट व्यू का सारे मतलब जितना भी सोशोलॉजिकल थिंकर है उसके व्यूज़ के अनुसार इन्होंने दिया है कि ये आर्टिफिशियल है। फेमिनिस्ट के व्यू के बारे में पेट्रियार्की मतलब इनइक्वालिटी इम्पोज्ड बाय पेट्रियार्की, यहाँ पे थिंकर का नाम उन्होंने दिया है, दैट्स गुड। अब उन्होंने कंक्लूजन में नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी का बात किया, दिस इज गुड। और यहाँ पे एक तरह से फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे क्या कर सकते हैं उस तरह से, एक तरह से अपना व्यू, माय व्यू वहाँ पे पूछा गया था कि अपना व्यू दो, तो अपना व्यू उन्होंने दिया है कि हमें सोसाइटी को एगलिटेरियन निज़म को फॉलो करना चाहिए, मतलब इक्वलिटी आना चाहिए, इनइक्वालिटी दूर होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो यही है कि उन्होंने टेबल दिया है, एक जो थिंकर्स को कोट किया है, और अपना ओपिनियन भी दिया है जो देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में, तो सारा डिमांड उन्होंने एड्रेस किया है। मिसिंग डायमेंशन का बात कर सके तो यहाँ पे थोड़ा सा और थिंकर्स यूज हो सकते थे। फेमिनिस्ट व्यू तो जैसे फेमिनिज्म में यहाँ पे उन्होंने थिंकर्स का नाम इंक्लूड किया है, तो मार्क्सिस्ट व्यू में, फेमिनिस्ट ये फंक्शनलिस्ट व्यू में भी उन्हें करना चाहिए था वेबर का। यहाँ पे
अमर्त्य सेन का भी यूज हो सकता था व्यू, क्योंकि उन्होंने इनइक्वालिटी को दूर करने के का बात उन्होंने किया था। कैपेबिलिटी अप्रोच का बात हो सकता था। फेमिनिस्ट अप्रोच में वो जेंडर वेज गैप का बात हो सकता था। मतलब एक एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जा सकता था। डिजिटल डिवाइड इज इनइक्वालिटी, रिजर्वेशन के बारे में बात हो सकता था, ये एजुकेशन इनइक्वालिटी के बारे में बात हो सकता था। तो ये सब चीज़ मेरिटोक्रेसी यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने जिस तरह से एगलिटेरियनिज्म वाला बहुत अच्छा कीवर्ड दिया है। तो इसी तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन ये सब भी दे सकते थे कि एगलिटेरियन सोसाइटी कैसे बनेगा जब हम अपने रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन में ही इसके साथ एक लाइन थ्रो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल मेरिट बेस्ड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो गुड। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम, दिस इज़ अ टू डिफरेंट थिंग। अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी मिलेगा तब आउटकम का भी इक्वलिटी मिल सकता है। कभी आउटकम में इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी का बात किया जा सकता था। नाउ पूरा हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं अगर बात करूँ कि क्या इससे लेशन मिला है, ओवरऑल लेशन, पहला यही मुझे देखने को मिला कि वो कोई भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं लिख रही है। उन्होंने ऑर्डिनरी पॉइंट को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही एकदम ऐसा ही एग्जाम्पल दे दिया है कि जो हमने सुना नहीं है या बहुत ही कुछ ऐसा, पर उन्होंने जो सिंपल थिंग भी है, सिंपल थिंकर्स, उन्होंने कोई हाई थिंकर या फिर कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ थिंकर्स यूज नहीं किया है कि जो बहुत ही एकदम यूनिक है, उस तरह से नहीं, बल्कि उन्होंने कॉमन ही सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का यूज किया है, पर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सी नेवर, और एक चीज़ सेकेंड पॉइंट इज दैट सी नेवर मिसेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इट इज़ 5 स्टार इन हर कॉपी, दैट इज़ डिमांड। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा उनके कॉपी में जिसमें उन्होंने डिमांड हिट नहीं किया है। सारे में उन्होंने डिमांड हिट किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्रिटिकली एग्जामिन किया है, सजेस्ट किया है, सब कुछ उन्होंने। डेफिनेशन उनका बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, सारा एक्सप्लेनेशन इज़ बेस्ट। और उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा करने की कोई कोशिश नहीं की है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा बेसिक चीज़ मिस है जो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये तो होना ही चाहिए था कॉपी में, इसके बिना चलता ही नहीं, और वो चीज़ मिसिंग है, वैसा कुछ नहीं था। उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है, एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर उनका फिक्स है, उनका माइंड मेकअप है पहले से कि भाई मेरे को ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे वो गोला कर करके इस तरह से बना रही हैं, कहीं पे ऐसे बना रही है। जहाँ तक मैंने, वो भी सही है, वो भी बहुत सारे टॉपर्स कॉपी में देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन वो लोग करते हैं, पर इनका कॉपी जहाँ तक मैंने देखा तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है कि वो लिखती हैं जो भी डिमांड है वो लिखती है, और साथ में कनेक्टिंग जो लाइन है वो पक्का से देती हैं। ये सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है, दो डायमेंशन के बीच में, 2 डिमांड के बीच में 4 से 8 डायमेंशन मुझे देखने को मिला है। मतलब पॉइंट्स मैं कह सकती हूँ, एग्जाम्पल और सारे में कंक्लूजन के लिए मैं जहाँ तक बात करूँ,
कंक्लूजन बैलेंस्ड कंक्लूजन है, ऐसा कंक्लूजन है जिसमें उनका लिखा हुआ जो भी उन्होंने लिखा है वो सारा आ जाए, ऐसा। हेडिंग उन्होंने सारे में हेडिंग जो है वो क्लियर दिया है। उसके बाद उनका जो और भी बेस्ट चीज़ है कि सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं उसमें सोशियोलॉजी है। ऐसा नहीं, अगर उन्होंने एग्जाम्पल जैसे GS1 GS2 का हमने देखा कि उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, पर ऐसा नहीं है कि उससे सोशियोलॉजी मिसिंग है। हर पॉइंट में हमें दिखने को मिलता है कि सोशियोलॉजी है उनके पॉइंट में। कीवर्ड्स हैं, थिंकर्स के कीवर्ड्स हैं, जिस थिंकर्स का पूछा जा रहा है उनका कीवर्ड्स है, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से सोशियोलॉजी को समझती हैं। उन्होंने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम हमने देखा है कि कुछ बड़ा सा डायग्राम, ऐसा नहीं कि पूरा पेज, आधा पेज या फिर पूरा पेज भर दिया है। उन्होंने स्मॉल डायग्राम बनाया, बहुत ही वेरी स्मॉल, कि समझ में आ जाए कि इसको आता है। कोई आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं है, सिंपल है लेकिन बढ़िया है। उन्होंने जहाँ भी कंपैरिजन का बात किया गया वहाँ पे टेबल बनाया है। एग्जाम्पल वो हर जगह दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है। दो हम लोगों ने देखा कि कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते थे, पर उन्होंने दिया है, सब में कोशिश किया है देने का। थिंकर्स उन्होंने नेचुरली, ऐसा कहीं पे भी थिंकर्स उन्होंने ऐसा ज़बरदस्ती नहीं डाला। हम लोग काफ़ी देखते हैं यहाँ पे सोशियोलॉजी के कोचिंग में और ये सब के थिंकर्स डालो, ये करो वो करो, पर जहाँ तक मैंने ये कॉपी देखा है वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती थिंकर्स को डालने का कोशिश किया है। वो जो कहते हैं ना कि सी नेवर डम्प्स नेम हेयर एंड देयर इन रॉन्ग वे, करेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए थिंकर्स का यूज किया और मूव ऑन हो गई है वहाँ से। तो द आंसर फ्लोज नेचुरली। और उनका कोई भी लाइंस जो है, पॉइंट्स, अगर पॉइंट में अगर बात करें तो कोई भी लाइन 4-5 लाइन से बड़ा नहीं है, कोई भी पॉइंट्स जो है। तो एवरीथिंग स्मॉल, रीडेबल, इजी टू एवेल्युएट, और कंक्लूजन भी शॉर्ट है। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगा कि कुछ उन्होंने, जो एक चीज़ होना चाहिए था वो था कोटेशंस उन्होंने ज़्यादा याद नहीं किया है, पर उन्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से, जैसे हमने बात किया कि कुछ कुछ जगह पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो डायरेक्टली वेबर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा या दरखाइम के द्वारा बोला गया है वो यूज़ कर सकते थे एज अ इंट्रोडक्शन, पर उन्होंने सिंपल ही रखा है हर जगह पे, एज अ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही वो गई हैं। डायरेक्ट जो लाइन है जो बोला गया है थिंकर्स के द्वारा वो बहुत ही कम उन्होंने कोट किया है। तो अगर हम कुछ उनसे अलग करें और अच्छा करें तो वो ये कर सकते हैं कि हम कोटेशंस थिंकर्स का याद कर सकते हैं और एज अ इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। बाकी तो सारा बढ़िया है, प्रेजेंटेशन काफ़ी क्लीन है, और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे अपने नॉलेज को शो ऑफ करना है, वही चीज़ है। बहुत ही नेचुरली पूरा रहा है, बैलेंस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर कुछ और लग रहा है कि इसमें कुछ और अच्छा था, कुछ और जो मुझे हमें सबको सीखने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो, और कुछ अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट हो तो वो बताओ, और हम उस पर काम करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।